नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवकुमार निषाद है और मैंने संविधान के महत्वपूर्ण लेक्चरों के बारे में आपको बताया था। इससे पहले केशवानंद भारती केस, बहुत सारे केस बताया था। ऐसे सारे केसों को हमने डिस्कशन में शामिल किया था जो सारे केस संविधान को समझ पैदा करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। यानी उन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए पूरे संविधान को आप बहुत बाकायदे से समझ सकते हैं। तो आइए उसी चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे भाग एक। भाग एक क्या है, इसको समझना ज़रूरी है यहाँ पर। तो आज हम भाग एक में के बारे में चर्चा करेंगे। भाग एक, आप जानते हैं कि भाग एक जो है वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का वर्णन करता है। यानी कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बारे में भाग एक वर्णन करता है। और भाग एक कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि भारत का जो कैसा एक संघ होगा और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है भाग एक। ठीक है, तो अब ये भी बात कहता है आर्टिकल एक कह संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आर्टिकल 1 से 4 तक आप जानते हैं भाग एक है। अब उसी को आगे अगर हम बढ़ाएं तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब मैं आपसे 3 शब्द पूछता हूँ। संघ, यहाँ पे हिंदी में अगर आप पढ़ते हैं संघ, भारत राज्यों का संघ होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। अब यूनियन शब्द को देखिए, संघ मतलब के लिए यहाँ पे इस इंग्लिश यूज की गई यूनियन। अब देखिए फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, कॉन्फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है। तो सवाल यहाँ पे उठता है कि भारतीय संविधान में जो यूनियंस, ये जो संघ के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, यूनियन क्यों इस्तेमाल किया गया? भाई फेडरेशन हम क्यों नहीं इस्तेमाल किए? क्यों कॉन्फेडरेशन नहीं इस्तेमाल किए? यूनियन ही क्यों इस्तेमाल किया गया? यहाँ पे सवाल उठता है। तो भारतीय, अब इसी चीज़ को समझना ज़रूरी है। आर्टिकल 1 में तो आप जान ही रहे हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। उन्हीं राज्यों का संघ होगा भारत जिनका उल्लेख किसमें है? अनुसूची 1 में। ये भी बात है। अब देखिए, अब यहाँ पे यूनियन शब्द को ध्यान से समझिए। यूनियन और फेडरेशन ये दोनों क्या चीज़ है? अब इसको थोड़ा समझिए। यूनियन, फेडरेशन मतलब भी संघ और यूनियन मतलब भी संघ होता है। फेडरेशन, अब देखिए फेडरेशन मतलब संघ तो होता है, लेकिन फेडरेशन का मतलब ये भी होता है कि समझौते वाला संघ। ये भी समझ लीजिए, फेडरेशन मतलब होता है समझौते वाला संघ। तो यूनियन, अब ये देखिए पूरी बात समझिए। यूनियन हम ऐसे स्टेट को कहेंगे जहाँ पर राज्य अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए हों। ठीक है, यूनियन में राज्य क्या होते हैं? अपनी स्वेच्छा से शामिल होते हैं, जबकि फेडरेशन में राज्य आपसी समझौते से शामिल होते हैं। यानी कि जो फेडरेशन स्टेट होता है उसमें क्या होते हैं, सब फेडरेशन मतलब ही होता है समझौता, यानी कि ऐसे स्टेट जो समझौते के तौर तरीके से शामिल होते हैं। तो भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही राज्यों को निर्माण करता है, लेकिन इसीलिए भारत को फेडरेशन स्टेट नहीं कहते हैं, यूनियन स्टेट कहते हैं। हम यूनियन स्टेट ऐसे स्टेट को कहेंगे जहाँ पर राज्य अपनी स्वेच्छा से तो शामिल होते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकते। जबकि फेडरेशन स्टेट हम ऐसे संघ को कहेंगे जहाँ पर राज्य अपनी स्वेच्छा से नहीं शामिल होते, एक समझौते के रूप में शामिल होते हैं और उस समझौते को तोड़ करके कभी भी निकल सकते हैं। फेडरेशन, अब देखिए, अब यूनियन में, अब एनसीईआरटी की ये सब बातें एनसीईआरटी की किताबों में भरी भरा मिल जाती हैं। यूनियन में, यूनियन स्टेट में लिखा जाता है, एनसीईआरटी की किताबों में लिखा गया है, स्टेट
ए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर दैन द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन राज्य में, यूनियन संघ में केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली होता है और जो राज्य सरकारें होती हैं वो कम शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार क्या होता है, राज्यों का निर्माण करता है। इसीलिए यूनियन संघ में राज्य सरकार कम शक्तिशाली होती हैं केंद्र सरकार से, जबकि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। फेडरेशन स्टेट में राज्य शक्तिशाली होता है, केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं होता है। इन द फेडरेशन स्टेट the state government has more power than the central government, that is the features of federation state, है ना। अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे अमेरिकी और कनाडी संघीय व्यवस्था की। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली में, अब देखिए चाहे वो फेडरेशन हो चाहे यूनियन हो, दोनों का मतलब संघात्मक ही होता है। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में चाहे यूनियन में भी शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। केंद्र में और राज्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। फेडरेशन में भी शक्तियों का बंटवारा होता है, केंद्र में राज्य में। बस अंतर इतना होता है कि केंद्र सरकार के पास, यूनियन में केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है और राज्य सरकार के पास क्या होती है, कम शक्ति, जबकि फेडरेशन में इसका उल्टा होता है। फेडरेशन में क्या होता है, राज्य सरकार के पास ज़्यादा शक्ति होती है और केंद्र सरकार के पास कम। क्यों? क्योंकि राज्य जो होती हैं वही मिल करके केंद्र का निर्माण करती हैं फेडरेशन स्टेट में, ठीक है। और समझिए, दोनों सरकारों के लिए एक ही संविधान होता है। किस स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनियन स्टेट की हम बात करें। यूनियन स्टेट में क्या होता है, एक ही संविधान होता है। यूनियन स्टेट में केवल एक संविधान होता है, जबकि फेडरेशन स्टेट में क्या होता है, दो संविधान होता है। राज्य का अलग संविधान अपना और केंद्र का अलग संविधान। इसीलिए जहाँ पर फेडरेशन स्टेट पाया जाता है वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। फेडरेशन स्टेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अमेरिका को दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका फेडरल स्टेट है। वहाँ पर जिस राज्य में आप जन्म लेते हैं वहाँ उसकी नागरिकता आपको अलग से प्राप्त करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार की नागरिकता आपको अलग से प्राप्त करनी पड़ेगी। तो फेडरेशन उन सभी राज्यों में जहाँ पे फेडरेशन लागू हो वहाँ पे दोहरी नागरिकता होगी, क्योंकि राज्य का अलग संविधान होगा और किसका, राज्य का अलग संविधान होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग संविधान होगा, ठीक है। जबकि हमारे यूनियन में केवल एक ही संविधान होता है और कोई व्यक्ति हो वह केंद्र की ही नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ राज्यों के पास, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना, किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना राज्यों के हाथ में नहीं होता। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना दिया गया, आप जानते होंगे। बिहार को काट कर झारखंड बना दे। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना है तो ये राज्यों के हाथ में नहीं होता, ये केंद्र सरकार जब चाहे तब जो है उसको जो है अस्तित्व उसको हटा सकती है। इसीलिए भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ कहा जाता है। आप ये स्टेटमेंट एक बार IAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है निम्न में से कौन सा है? तो उसमें अमेरिका, भारत, कनाडा, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में रहेगा। तो भारत जो है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। इस शब्द में जो भी हम PCS के और IAS के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वह बच्चे सिविल सर्विसेज के जो भी बच्चे इस शब्द को थोड़ा सा 100 शब्दों में लिख करके WhatsApp पे कमेंट हमें भेजेंगे कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ से क्या तात्पर्य, पर भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ क्यों कहा है, इस शब्द से क्या तात्पर्य? तो भारत को, हालांकि मैं हिंट दे देता हूँ, भारत को अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं। अरे भैया, कब उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ भी रख दिया जाए, उत्तर प्रदेश के हाथ में है ही नहीं। बिहार का नाम बदल के कब उस केंद्र सरकार जब चाहे तो कुछ बदल लेगी।
तो इसलिए राज्यों का अस्तित्व विनाशी है, कोई अस्तित्व ही नहीं राज्यों का, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है भारत के लिए। तो यहाँ और दूसरी बात, यूनियन स्टेट में एक गवर्नर चुना जाता है राज्य में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है। जबकि फेडरेशन स्टेट में राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना राज्यों के हाथ में होता है, केंद्र के हाथ में नहीं होता। दोनों में देखिए कितना अंतर है। फेडरेशन स्टेट में राज्यों के हाथ में होता है, किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना हो तो वह राज्य से बिना पूछे आप सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ हर राज्य के पास एक गवर्नर चुना जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुन करके देता है, यानी कि जो केंद्र सरकार होता है वो हर राज्य में एक गवर्नर चुनता है। जैसे आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, तो ये राज्य सरकार नहीं चुनती है, ये केंद्र सरकार चुन करके भेजती है। इसीलिए जबकि फेडरल स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वह केंद्र सरकार द्वारा नहीं, राज्यों के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अमेरिकी फेडरल का निर्माण राज्यों की सब मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप जानते होंगे अब एक शक्ति होती है रेजिडुअरी पावर। हमारे यहाँ जो रेजिडुअरी पावर होती है उस पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जब यूनियन में, यानी कि यूनियन में जो रेजिडुअरी पावर होता है उस पे अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। जबकि जो फेडरेशन स्टेट होता है उस पे जो है उस फेडरल स्टेट में रेजिडुअरी पावर पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो दरअसल राज्यों के हाथ में होता है। देखिए बहुत एकदम विपरीत चल रहा है। यूनियन में रेजिडुअरी पावर पर अधिकार बनाने कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में, फेडरेशन में राज्यों के हाथ में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि रेजिडुअरी पावर क्या होता है? रेजिडुअरी पावर, अविशिष्ट शक्तियाँ, ये क्या होती है? देखिए आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो 3 तरीके से किया गया है। एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, शायद 7वीं अनुसूची में है। तो संघ सूची, उसमें वो विषय आते हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून राज्य बनाती है, और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिस पर कानून राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, है ना। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए, ऐसा कोई विषय आ जाए जिस पर अभी तक सोचा ही नहीं गया हो, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसी पावर को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअरी, यानी कि अविशिष्ट, जिनका अभी तक संविधान में उल्लेख ही नहीं है, अचानक वो आ जाएं। संघ सूची, राज्य सूची, अब इसको ऐसे समझिए, उन सब्जेक्ट का उल्लेख जिन सब्जेक्ट का राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तीनों में उल्लेख ही नहीं किया गया है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? जैसे कोई भी चीज़ नया उभर करके आपके सामने आ जाए जिसका उल्लेख ये ना किया गया हो कि ये संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है कि राज्य सूची में है, तो फिर उस पर कानून कौन बनाएगा? तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। तो ऐसे हमारे यहाँ जो रेजिडुअरी पावर होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ सूची होती है, उस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा। जबकि फेडरेशन स्टेट में जो रेजिडुअरी पावर होता है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्यों के पास होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य वहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, अब देखिए अमेरिकी संविधान में या फेडरल स्टेट में जो नागरिकता होती, सिटीजनशिप होती है, वो क्या दोहरी नागरिकता होती है। और जबकि हमारे यहाँ जो नागरिकता होती है वो क्या होती है? हमारे यहाँ जो नागरिकता होती है वो एकल नागरिकता होती है, यानी कि कोई भी राज्य अपनी नागरिकता नहीं दे सकता, वह नागरिकता केवल केंद्र सरकार ही दे सकता है। ठीक है, अब देखिए अमेरिका में यानी कि फेडरल स्टेट में राज्य जब चाहे तब समझौता से अलग हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ राज्य जब चाहे तब समझौते तोड़ करके अलग नहीं हो सकता, वो अखंड है, यानी कि एक बार अगर स्वेच्छा से भारत में शामिल हो गया तो वह अलग हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे राज्य ये मांग कर रहे थे, जैसे हैदराबाद हुआ, बहुत सारे ऐसे राज्य मांग कर रहे थे कि हमको बाहर मतलब चाइना में जाना है या फिर पाकिस्तान में जाना है, तो बहुत दिक्कत आ जाती। इसीलिए यहाँ पे यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया भारतीय संविधान में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा तुलना करेंगे। अमेरिका को के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। अमेरिका क्या है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसका क्या मतलब? यानी कि वहाँ पे राज्यों का अस्तित्व राज्यों के हाथ में ही है। इसका मतलब ऐसे समझिए कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे राज्य का अस्तित्व राज्यों के हाथ में है। वो कभी अपने नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो खुद करेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार नहीं करेगी। जबकि भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी कि भारत में राज्यों का अस्तित्व राज्य के हाथ में नहीं होता। भारत में राज्यों का जो अस्तित्व है वो राज्यों के हाथ में नहीं होता, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होता है। यानी कि यूनियन में जहाँ भी यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया है जिस देश में, वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व राज्य के हाथ में नहीं होता। वहाँ पर तो राज्यों का अस्तित्व केंद्र सरकार में होता है। यानी कि किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करना होती है केवल केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्य सरकार से थोड़ी परमिशन करने जाएगी कि भैया हम आपके नाम एवं सीमा में परिवर्तन करें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक तुलना करेंगे कि हमारा जो संघवाद होता है वो कनाडा के संघवाद से मिलता है या कनाडियन संघवाद से मिलता है या भारतीय जो कनाडा के संघवाद से मिलता है या फिर अमेरिका के संघवाद से मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, कनाडा के संविधान में भी संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, फेडरेशन का नहीं। अर्थात भारत के भांति ही यहाँ भी यूनियन का निर्माण राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बल्कि स्वेच्छा से हुआ। कनाडा में भी यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात ये हुआ कनाडा में भी राज्य जो है अपने समझौते से नहीं शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से शामिल हुए हैं और कभी भी राज्यों से अलग, संघ से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए कनाडा का जो संविधान है वो भारतीय संविधान से मैच करता है। आप ऐसे कह सकते हैं भारतीय संघवाद कनाडियन संघवाद से मैच खाता है, यानी कि भारतीय संघवाद कनाडियन संघवाद के समान है, ठीक है। जबकि अमेरिका के प्रत्येक राज्य का अपना अपना संविधान है, जबकि कनाडा में भारतीय संविधान के भांति संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। तो अमेरिका का अपना अपना सरकार अपना अपना संविधान है और वह समझौते से ही शामिल हुए। तो अमेरिका का संविधान भारतीय संघवाद से बिल्कुल नहीं मैच खाता है, ठीक है। ये सब बात एकदम भारतीय संविधान में जो फीचर्स आपको मिलेंगे वही संविधान, यानी कि यूनियन शब्द में जो शब्द फीचर्स वही कनाडा संविधान में फीचर्स आपको मिलेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत का संघवाद जो है वो कहीं न कहीं कनाडियन संघवाद से मैच करता है। तो आपने देखा यूनियन शब्द का किस तरह से क्या मतलब होता है, फेडरल शब्द का क्या मतलब होता है। आपने केवल अनुच्छेद 1 यहाँ पर देखा। अभी मैं केवल अनुच्छेद 1 के बारे में बताया हूँ, अनुच्छेद 2 नहीं बताया, अनुच्छेद 3 नहीं बताया, अनुच्छेद 4 नहीं बताया, क्योंकि आप जानते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 1 से 4 तक यानी भाग 1 के बारे में बात करता है। मैं केवल अनुच्छेद 1 के बारे में ही यहाँ पे चर्चा किया हूँ। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है आप जानते हैं, भारत राज्यों का संघ हो। तो यूनियन शब्द में समझना यहाँ बहुत ज़रूरत है, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर। तो आपने किस तरह से देखा यूनियन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, ठीक है। एक बार धड़ल्ले से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। यूनियन शब्द में राज्य शक्तिशाली होता है, केंद्र सरकार जो होती हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्यों से, जबकि फेडरेशन स्टेट में राज्य शक्तिशाली होता है, केंद्र कम शक्तिशाली होता है। राज्य जो है मिल करके केंद्र का निर्माण करते हैं, तो इसीलिए जो है राज्य शक्तिशाली वहाँ पर ज़्यादा होते हैं फेडरल स्टेट में। यूनियन शब्द में संविधान, यूनियन स्टेट में संविधान जो होता है वो उसके 2 संविधान
एक संविधान होता है केवल केंद्र का, जबकि फेडरेशन स्टेट में 2 संविधान होता है, राज्य का अलग संविधान, केंद्र का अलग संविधान। यूनियन शब्द में केवल एक नागरिकता प्रदान की जाती है, जबकि फेडरेशन स्टेट में नागरिकता 2, क्योंकि राज्य अलग अपनी नागरिकता देता है और केंद्र अपना अलग नागरिकता देती है। इसीलिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है कहाँ पर, अमेरिका में या फिर फेडरल स्टेट में। तो इन सब बातों को यहाँ पे हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 1 ही आज आप बहुत बड़ा था, इसीलिए केवल इसी एक अनुच्छेद तक हम विराम रखते हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे ये आर्टिकल 2, 3, 4 यानी कि भाग 1 को पूरा कवर कर लेंगे। तो अभी तक यहीं पे मिलते हैं कल के वीडियो में। चैनल को अगर अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।